अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अमेज़न। तो आज इधर हम डिस्कस कर रहे थे आईटी 205 की वेब इंजीनियरिंग, आईटी 308 इंटरनेट प्रोग्रामिंग, कॉम 201 वेब इंजीनियरिंग और बीबीए 304 वेब इंजीनियरिंग। तो इसके स्टार्टिंग के 6-7 लेक्चर्स जो हैं वो सबके सिमिलर हैं, तो मैं उसके लिए कॉमन वीडियो बना रहा हूँ। उसके अलावा जो भी वेब डेवलपमेंट का कोर्स होगा या वेब डिजाइनिंग का, उन सब में ये स्टार्टिंग के लेक्चर्स जो है हमारे काउंट हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी हम आज अपना सेकंड लेक्चर। लास्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था HTML को, HTML के मल्टीपल एलिमेंट्स को डिस्कस किया था और फिर HTML के एट्रीब्यूट्स को देखा था और उसके अंदर हमने स्टाइल का एट्रीब्यूट डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी CSS क्या होती है। CSS stands for Cascade Style Sheets. CSS described how the HTML elements are to be displayed on the screen, paper, or the other media. CSS save a lot of work. It can control the layout of multiple web pages at once, and external style sheets are stored in CSS file. CSS क्या होती है कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आप इसको भी कह सकते हैं। एक स्क्रिप्ट होती है जिसके अंदर के आप इसकी यूं एग्जांपल समझेंगे। आप घर बनाना चाहते हैं तो आप घर बनाने के लिए आप ईंटें ले आएंगे, आप जो है वो सीमेंट ले आएंगे, आप रेत ले आएंगे, मजदूर उससे काम करना शुरू कर देगा और जो बाकी नेसेसरी चीजें हैं वो आप ले आएंगे और घर बनाने के लिए बिल्डिंग आपने बनाना शुरू कर देना। अब आपने दीवार तो खड़ी करनी है, तो आपने दीवार की हाइट देनी है, इस दीवार को विड्थ देनी है, रूफ बताना है, कौन सी चीज का कहाँ से कितना डिस्टेंस रखना है। ये सारी जो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं हम बनाने के लिए कि कौन सी चीज कैसे डिस्प्ले होगी, उसको हम स्टाइल शीट के साथ कंट्रोल करते हैं। यानी CSS जो है इस तरह के कामों में हमारे हेल्प आउट करता है। ठीक है, बनाने का तरीका ये होता है कि जो आप इसको हेडर के साथ भी कर सकते हैं। वैसे यूज क्यों करते हैं, ताकि हम अपने वेब पेजेस को स्टाइल कर सकें। हम उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, हम किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जिस तरह वर्ड में आप टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट करते हैं, राइट करते हैं, सेंटर करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, वो काम हम इसमें कर सकते हैं। हम फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर वर्ड के जो फीचर्स होते हैं वो हम वेबसाइट्स के अंदर जो है वो CSS के थ्रू हम उसको करते हैं। अब HTML CSS जो है इसने एक बड़ी प्रॉब्लम से हमें बचा ली है। कैसे कि HTML के अंदर फॉर्मेटिंग के लिए टैग्स नहीं होते थे पहले। फिर HTML के अंदर जो है जो क्रिएट किया गया था इसको, क्योंकि आपने वेब पेज बनाना होता था, उसके अंदर आप हेडिंग का टैग यूज करते थे, पैराग्राफ का टैग यूज करते थे। फिर क्या हुआ कि HTML का जो 3.2 वर्जन था उसके अंदर फॉन्ट का एक टैग आ गया, कलर का एट्रीब्यूट उसमें ऐड हो गया था। सो इट स्टार्टेड अ नाइटमेयर फॉर वेब डेवलपर। क्यों जी? नाइटमेयर मतलब एक डरावना ख्वाब बन गया। रीजन क्या थी इसकी कि लार्ज वेबसाइट जब आप बना रहे होते थे तो वहां पर फॉन्ट और कलर इंफॉर्मेशन जो है हर पेज पर आपको अलग-अलग ऐड करनी पड़ती थी और ये बड़ा लंबा और एक्सपेंसिव प्रोसेस था। ठीक है, ये नहीं, इसकी कॉस्ट आपको टाइम के चक्कर में देनी पड़ती थी। सेम काम आपने 10 पेजेस बनाए हैं तो जगह जगह पे जाके बार बार आपको करना पड़ता था। तो उसके लिए फिर क्या हुआ कि हर बंदा परेशान था। वेब डेवलपर्स जो थे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। तो जो W3C है, स्टैंडर्ड है, उन्होंने क्या किया कि इस मसले को हल कर। उन्होंने कैसे हल किया इस चीज को कि उन्होंने CSS एक नई चीज बना दी। उससे क्या हुआ, स्टाइल और फॉर्मेटिंग जो HTML के टैग्स के साथ आती थी वो खत्म कर दी और आपने उसको एक कॉमन प्लेस पे रखवा दिया और उससे वो पूरे के पूरी वेबसाइट को वो चीज कंट्रोल करती है। इसकी 3 टाइप्स होती हैं जी CSS की। एक इनलाइन CSS होती है, इंटरनल और एम्बेडेड CSS होती है, और फिर एक आती है एक्सटर्नल CSS। हम इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो इनलाइन जो CSS होती है, ये आपने स्टाइल का एट्रीब्यूट पहले ही देखा है, तो इस वाले प्रोसेस को हम इनलाइन CSS कहते हैं। कि इनलाइन CSS के अंदर आपके पास CSS की पहले तो आप स्टाइल के एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। उसके अंदर ये काम होता है, पहले आपने प्रॉपर्टी नेम, फिर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, फिर सेमीकोलन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेम, नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेम, नेक्स्ट वैल्यू। तो इस तरह से आप इंटरनल, इसको आप इनलाइन CSS कहते हैं। हम इसका काम स्टार्ट करते हैं। आप अपने पास नोटपैड ओपन करें, यहाँ पर आप इसको स्टार्ट करें, डॉग टाइप HTML, और इसके नीचे HTML का टैग है, ये HTML का टैग क्लोज हुआ। फिर हम इसमें दो पार्ट करते थे, एक हेड का टैग था
और ये हेड का टैग क्लोज हुआ। फिर आप बॉडी का टैग बनाते थे और इस बॉडी के टैग को आपने क्लोज किया। सेव करने के लिए आप इसको जो है वो CSS के नाम की फाइल दे दें इसको, ठीक है। और टाइप इसकी जो है वो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपने क्लिक करना जरूरी है यहाँ पे। और इसको सेव करेंगे, ये अब हमारे पास सेव हो गया है। हम जाते हैं, इसका जो फोल्डर है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और ये मेरे पास ओपन है और मैंने CSS के नाम की फाइल बनाई है, तो इस पर डबल क्लिक किया तो ये मेरे पास फाइल ओपन हो गई है। और मैंने अभी तक इसमें ऐड कुछ नहीं किया, तो इसलिए आपको स्क्रीन पर नजर भी कुछ नहीं आ रहा। आपने अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी youtube.com पे जाइए और हुसैन साजिद सर्च कीजिए। हुसैन साजिद ऑफिशियल इसका यूजर नेम है, इसको सर्च करें जी। और इसे आप सब्सक्राइब करें और आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता रहता है हर दिन। और इसके अलावा अगर आप फेसबुक यूजर हैं तो हुसैन साजिद ऑफिशियल यूजर नेम मेरा फेसबुक पेज पर है, इसको भी लाजमी फॉलो कीजिए। इसके अलावा जो है वो हुसैन साजिद ऑफिशियल जो है इसको इंस्टाग्राम पे भी सर्च कीजिए और इसको फॉलो कीजिए। यहाँ पर भी आपको रेलेवेंट मटेरियल काफी मिलता रहता है। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। मैंने यहाँ पे एक टैब दे के फिर लिखा H1 और इधर मैंने लिख दिया जी, इसको ले लें जी H1 क्लोज, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, इधर जाके रिफ्रेश करता हूँ, हुसैन साजिद आ गया। अब मैंने इसको क्या करना है, अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। स्टार्टिंग टैग में आया स्टाइल इक्वल डबल कोटेशन के अंदर मैंने लिखा कलर और मैंने लिख दिया जी रेड और सेमीकॉलन। वापस गया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, कलर चेंज हो गया जी। तो बंद भी कर देते हैं। चलें जी, हम इसको क्लोज कर देता हूँ फिलहाल। और फिर मैं इसको चाहता हूँ कि फॉन्ट स्टाइल जो है इटैलिक मैंने दिया, तो इसको रिफ्रेश किया, टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो गया। ये इनलाइन CSS होती है, इस तरह से आप इन चीजों को चेंज। दूसरा CSS का तरीका क्या है, दूसरा नेक्स्ट मेथड जो हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल या एम्बेडेड CSS। ये आप सिंगल HTML डॉक्यूमेंट के अंदर लिख सकते हैं और ये आप डिफाइन करते हैं पूरे पेज के लिए, और ये सिर्फ एक सिंगल पेज पर वो चीज इंप्लीमेंट होती है, बाकी पेजेस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। नॉर्मल आप देखते हैं और टॉप पे आपने वो इधर लेके चले जाना होता है, हेड के अंदर आपने वो चीज लिखी होती है। मैं यहाँ पर आया, एक तो मैं हेड के अंदर आया और मैंने यहाँ पे टाइटल का टैग दिया, ये आ गया। इसके बाद आपने ये लिखना होता है स्टाइल, ये टैग स्टार्ट हुआ और ये स्टाइल का टैग क्लोज हो, ठीक है। ये जो चीज है ना, ये हमने किस पे इम्प्लीमेंट की है, अब आपने इन चीजों पर इम्प्लीमेंट करनी है। तो आपको कोई ना कोई रेफरेंस देना पड़ता है कि किस चीज के ऊपर हम इसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। आगे चल के मैं ये आपको बताता हूँ। सिलेक्टर्स भी होते हैं, सिलेक्टर्स किसको कहते हैं। फिलहाल आपने ये सारा कुछ लिखा, इसको यहाँ से कट करें और कंट्रोल X के साथ, और इसकी मुझे जरूरत नहीं। अब मैं एक दफा आपको दिखा देता हूँ कि ये सेव हुआ और इधर जाके मैंने रिफ्रेश किया, चीज नॉर्मल हो गई। ऊपर ये इंटरनल CSS पहले नहीं था, अब आ गया। अब हमने ये स्टाइल के टैग के अंदर इधर जाके लिखा H1, ब्रैकेट लगाई और ये ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर मैंने ये पेस्ट कर, इसको आप न्यू लाइन पे भी लिख सकते हैं। इसी को आप सेव करेंगे, सेव का बटन है जी। और सेव करने के बाद इसको जाके रिफ्रेश करें, अगेन वही चीज इंप्लीमेंट होगी। तो आप इस तरह से टैग का नेम लिखते हैं। अब इसका लॉस क्या है, इस तरह से मैं जहां जहां पे इसको लिखूंगा ना, मैंने एक और H1 लगाई, पहले मैंने इसको H2 किया और इसको आप क्लोज करें। इसको अब आप देखें कि ये नीचे एक और चीज आ गई है। अब मैं इसको H1 जैसे ही करूंगा ना, इसका मुझे
आप इसको फायदा गए नुकसान गए दोनों ही हैं इसके अंदर। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ये भी वैसा ही हो गया, कलर भी रेड हो गया, इटैलिक हो गया। ठीक है, तो आपने बेसिकली क्या किया, आपने पूरे पेज के लिए मेंशन कर दिया कि H1 का टैग है, जहां जहां पूरे पेज पर H1 का टैग है उसके ऊपर ये चीज आप इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसका ये नुकसान भी है, फायदा भी है। नुकसान क्या है कि अगर 10 H1 के टैग है, मैं सिर्फ 3 को जाता हूँ ऐसा हो, तो जब आप टैग नेम लिखेंगे अब वो हर टैग पे चलेगा। इस नाम का टैग पूरे बॉडी के अंदर कहीं पर भी यूज हुआ हुआ है तो उस सब पर ये वाला इफेक्ट इंप्लीमेंट होगा कि कलर उसका रेड हो जाएगा और उसकी जो फॉन्ट स्टाइल है वो इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, तीसरा इसके अंदर, अभी हम इसका सॉल्यूशन भी आगे देखते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस क्या करती है कि ये आपके जो है वो एक सेपरेट फाइल होती है। जिस तरह आप HTML की फाइल बना रहे हैं इसी तरह से एक सेपरेट फाइल होती है, उसके अंदर हम उसको रखते हैं, वहां पर इसी तरह से CSS लिखी जाती है लेकिन उसके अंदर स्टाइल का टैग नहीं आता, पहली बात है। और दूसरे नंबर पे उसको फिर फाइल को यहाँ पे लिंक करना पड़ता है। और हम एक यहाँ पर आते हैं और ये मैंने इसको टैग को कट किया, यहाँ से मैंने स्टाइल का टैग निकाल दिया। अब आप देखें ये सारा नॉर्मल हो गया। अब हमने क्या करना है, Ctrl+N, एक न्यू फाइल, इस पर वो सब कुछ पेस्ट कर दिया जो मैंने वहां पे लिखा हुआ। अब मैंने हर कोई उधर की बजाय यहाँ ले आया हूँ, इसको मैं सेव करूंगा, स्टाइल डॉट स्टाइल लिखा और इधर मैंने CSS, ये मैं सी प्रेस करता जा रहा हूँ, ये मल्टीपल आ रहे हैं, आप इस पे इधर लिखें, ढूंढना है आपने कैस्केड स्टाइल शीट फाइल, कैस्केड स्टाइल शीट फाइल, इस पे क्लिक करेंगे, ये CSS की फाइल बन जाएगी। आप उस फोल्डर में जाके देखते हैं और ये कुछ मैंने स्टाइल लिखा है तो ये रहा स्टाइल, और ये देखें इधर आके आ रहा है, ये CSS की फाइल है और ये जो है ये क्रोम का HTML डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब इनको आपस में लिंक कैसे करना है, लिंकिंग का बड़ा ही आसान सा तरीका है। आप सारी CSS अपनी लिख लेते हैं और फिर आप ये लिंक का टैग होता है, और आपको मैंने बताया था एम्प्टी टैग, इनका क्लोजिंग टैग नहीं होता। ठीक है, सिंगल टैग होता है, ये लिंक का टैग है। इसमें दो चीजें लिखते हैं, REL स्टाइल शीट और फिर HREF के बाद आपने उसका पाथ देना होता है उस फाइल का। तो मैं इधर आया, करना सब कुछ हेड के अंदर है, लिंक REL इक्वल स्टाइल शीट और फिर आपने लिखना है SRC और यहाँ पर आपने इस टैग को क्लोज करके और इधर आपने उसका पाथ दे देना। ठीक है, SRC नहीं बल्कि HREF है। ठीक है, और सेम फोल्डर में चूंकि जहां पर ये CSS.html है वहीं पे style.css है, डॉट स्लैश कहता है सेम फोल्डर और वहां पे style.css के नाम की फाइल है, उसको लेकर आओ। अब आपने ये जो फाइल थी वो तो आपने स्टाइल के नाम से सेव की है ना, स्टाइल के नाम से सेव की है, लेकिन उसकी एक्सटेंशन डॉट CSS है। जिस तरह .mp3 .mp4 सॉन्ग होते हैं उसी तरह से इसकी एक्सटेंशन जो है वो CSS है। और इसको मैंने यहाँ पे लिखा और इस पे जाकर मैं रिफ्रेश करता हूँ, इस पर फिर वही चीज इंप्लीमेंट होगी, जबकि HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर आपने कहीं पे कलर रेड और कुछ नहीं लिखा, आपने एक एक्सटर्नल फाइल का लिंक किया। तो ये 3 मेथड्स होते हैं CSS लिखने के। पहला, टैग के अंदर ही लिख दो। दूसरा, हेड के अंदर स्टाइल का टैग दें और उसके अंदर जितनी भी CSS है, इसका लॉस क्या है, अगर आपकी 500 लाइन की CSS है तो ये बहुत लंबी फाइल बन जाती है। आप क्या करते हैं, आप एक सेपरेट फाइल क्रिएट करते हैं, सेपरेट फाइल के अंदर आप उसका सारा का सारा जो है वो उसका होता है CSS की जितना भी कोड होता है वो आप वहां पे स्क्रिप्ट उसकी सारी लिख लेते हैं। तो ये हमारे थे 3 मेथड और आई होप आपको तीनों समझ भी आए। अब हम इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। जो इनलाइन CSS है इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। मसलन आपने एक पेज के अंदर तीनों काम किए हुए हैं, आपने इनलाइन CSS भी इंप्लीमेंट की है, आपने इंटरनल CSS यानी ऊपर स्टाइल के टैग के साथ भी काम किया, आपने एक्सटर्नल फाइल के अंदर भी बनाया।
तीनों CSS इंप्लीमेंट किए हैं तो सबसे पहला काम किसका है, वो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी देगा इनलाइन CSS को। यानी आपने H1 के टैग के लिए दो जगह पे काम किया। तो इसी के ऊपर मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। मैं यहाँ पर भी आता हूँ, स्टाइल एक बार, कलर ग्रीन। अब आप इधर जाते हैं, इसको रिफ्रेश करें, ये ग्रीन हो गया है। अब एक चीज नोट करें आप, मैंने सिर्फ पहले वाले हुसैन साजिद वाली जो H1 की हेडिंग है उसका कलर ग्रीन दिया। तो पहली प्रायर, वैसे तो ये दोनों रेड थे, लेकिन उसने देखा कि इनलाइन CSS भी है और एक्सटर्नल CSS भी है, तो जो इंटरनल है, इनलाइन है, उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है। जिस तरह के एक कंपनी का मालिक है, एक मैनेजर है और एक उसका सिक्योरिटी गार्ड है। मालिक मौजूद होगा तो सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर मैनेजर का कोई हुक्म नहीं चल सकता। अगर मालिक ने ऑर्डर दिया है तो मालिक का ऑर्डर पहले, मैनेजर का हुक्म बाद में। उसी तरह से ये हमारे पास हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, इनलाइन CSS। तो इसका जो कोड है ये सबसे पहले आपके स्क्रिप्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, तो इसका इफेक्ट सबसे पहले। और चूंकि इसमें नहीं लिखा तो ये अपना इफेक्ट फिर यहाँ से लेगी। ठीक है, तो ये तीन आपके पास प्रायोरिटीज में है, पहला इनलाइन, फिर आपका इंटरनल, थर्ड पर आपके पास आती है एक्सटर्नल CSS। सो मल्टीपल स्टाइल शीट्स कैन बी डिफाइंड इन वन पेज। आप एक पेज के अंदर तीन तीन चार चार या 10 10 स्टाइल शीट्स भी बना सकते हैं। If for an HTML tag styles are defined in multiple style sheets, then the below order will be followed. अगर आपने तीन फाइल्स के अंदर सेम चीज का H1 के लिए ही कलर अलग अलग दिए हैं तो कौन से ऑर्डर के साथ चलेगा? सबसे पहले इनलाइन हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो जो स्टाइल आपने इंटरनल और एक्सटर्नल में लिखे होंगे वो ओवर रिडन हो जाएंगे इनलाइन के साथ, और आपकी उस चीज के ऊपर इनलाइन CSS वाला कोड इंप्लीमेंट होगा। फिर आता है इंटरनल, और इंटरनल वो सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट होती है। ठीक है, इंटरनल जो है तो वो फिर एक्सटर्नल को रिमूव कर देती है, और एक्सटर्नल की सबसे लास्ट प्रायोरिटी होती है, वो सबसे एंड में उसकी बारी आती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो CSS के अंदर आप क्या करते हैं, आप CSS के थ्रू उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर कलर चेंज करते हैं टेक्स्ट का, आप उसकी फॉन्ट फैमिली चेंज करते हैं, आप उसका फॉन्ट साइज चेंज करते हैं। मसलन अब यही मैंने, इधर ही वापस जाते हैं और यहाँ पर मैं इधर लिख लेता हूँ फॉन्ट साइज कॉलन 60 पिक्सल। अब बाय डिफॉल्ट H1 का साइज और है, मैंने इसके ऊपर लिखा है तो इसका साइज डिफरेंट हो जाएगा। इधर जाएं, इसका साइज ज्यादा हो गया है, उसका कम है, तो आप फॉन्ट साइज इस तरह से किसी भी टेक्स्ट का चेंज कर सकते हैं। आप उसकी फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट फैमिली क्या है? कुरियर। मैं ये इस तरह से आपका भी गूगल से नाम याद करने पड़ेंगे, विरांदा, फिर कुरियर। ये मल्टीपल फॉन्ट फैमिलीज हैं, एरियल, कैलिब्री। आप जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखते हैं वही चीजें यहाँ पर भी इंप्लीमेंट होती हैं जनाब। तो आप सेम चीजें ये आप गूगल कर लें, फॉन्ट फैमिलीज इन HTML, कलर्स इन HTML, कलर कोड। ठीक है, अब ये कलर आप दो तरह से देते हैं, एक इस तरह से आपने लिखा है, एक इसको लिखने का तरीका और भी होता है। आप कलर का नेम नहीं लिखते, आप उसका कोड लिखते हैं। कोड तीन तरह से होता है जी, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। मैंने इधर 1 1 2 2 3 3 लिख दिया है। पहला दो ये रेड, ये ग्रीन और वो ब्लू। सेव करें, रिफ्रेश करें जाके ब्राउजर में, ये तो नई कैटेगरी का कलर आ गया है। ठीक है, ये ना प्योर ब्लैक है ना रेड है। ठीक है, आप इसको चेंज करते हैं, FF में ले आता हूँ। ये मैक्सिमम 0 to 15 होता है, 15 को आप हेक्साडेसिमल में F कहते हैं जी। और इसको जाए रिफ्रेश करेंगे कि और कलर देखे ना, मैंने रेड तो कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये नियरेस्ट टू रेड है। मैं यहाँ भी FF ले आता हूँ। अब ये कोई नई कैटेगरी हमारे पास खुल कर आने लगी है, कोई ये बिल्कुल आप देखते हैं कोई पर्पल पिंक मिक्स हो गया हमारे पास। तो इस तरह से आप चीजों को मैनेज करते हैं, चीजों को कंट्रोल करते हैं कलर्स के साथ। तो आप जाएं गूगल पे, इधर लिखें HTML कलर्स, और ये आपके पास पूरा एक लिस्ट आ जाती है जी कलर्स की। कलर के नेम होते हैं और कलर के कोड होते हैं, ये मल्टीपल कलर्स के नेम है। फिर इस तरह से कलर्स के कोड्स भी आते हैं, वो भी आपको याद करने पड़ते हैं। ये कलर है, ये RGB आपने सेलेक्ट किया, वो उनकी RGB वैल्यूज आती है, और फिर उसका हेक्स कोड्स है।
मल्टीपल कलर्स के ये हेक्स कोड्स हैं जी, इनको आपको याद करना पड़ता है, ठीक है। आप इस तरह से कोई और वेबसाइट ओपन कर लें, HTML कलर कोड्स, तो ये आपको मल्टीपल HTML के जो कलर्स हम यूज कर रहे हैं उनके कोड्स आपको ये दिखा रहा होता है। अब ये मैं चेंज करता हूँ, इधर मैं जाता हूँ, ये उसका कलर कोड आ गया जी, देखें मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ, कलर कोड चेंज हो रहा है और ये इधर उसका इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से गूगल से चीजों के कलर, अब इसको मैंने कॉपी किया और इधर आऊंगा और मैं इसको कट करता हूँ और इधर पेस्ट करता हूँ। अब ये एरर है, आपने हैश नहीं लगाया शुरू में, कलर इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। आप इसको जाके रिफ्रेश करें, वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो नॉर्मल बैक पे बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है। उसके स्टार्ट में आप जाएं और हैश का सिंबल लगाएं, अब इसको सेव करके रिफ्रेश करें, कलर इज चेंज। तो इस तरह से आप कलर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉन्ट साइज भी आप इस तरह से नेम याद करें, फॉन्ट फैमिली सब कुछ आप गूगल से याद करें लिस्ट, और फिर वो उसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करेंगे। आप अपने टेक्स्ट के ऊपर, पैराग्राफ के ऊपर आप बॉर्डर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बॉर्डर में जाता हूँ मैं, यहाँ पर अपने इधर मैंने ये पैराग्राफ के भी कुछ टेक्स्ट ऐड करता हूँ, ठीक है। और इसको आप सेव करके रिफ्रेश करेंगे, आ गया हमारे पास। इसका बॉर्डर आप ऐड करना चाहते हैं, मैं H1 का बॉर्डर एंटर करना चाहता हूँ, मैं जाऊंगा बॉर्डर कॉलन, इसकी तीन चीजें बतानी पड़ती हैं, कितना साइज 1 पिक्सल, डॉटेड, किस तरह का बॉर्डर होना चाहिए, मैं कहता हूँ कि डॉटेड होना चाहिए, और कलर कौन सा होना चाहिए, ग्रीन। तीन चीजें आप सिंगल भी बता सकते हैं, तो वो बाय, अब ये देखें उसके ऊपर ये ग्रीन डॉट्स आ गए हैं। आप डॉटेड को करें सॉलिड, अब जाएं और इसमें फर्क देखें, सॉलिड हो गया ये, ठीक है। और कलर हटा दें, तो बाय डिफॉल्ट जो है उसका कलर जो है वो ब्लैक होता है। तो बाय डिफॉल्ट आप अच्छा 1 पिक्सल खाली किया, तो कलर उसको आपको वो डॉटेड सॉलिड वो चीजें आपको बतानी पड़ती हैं जी। आप इसको रिफ्रेश करें, पिंक कलर का आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप उसके बॉर्डर लगा सकते हैं, डॉटेड, डैश्ड, ये मल्टीपल टाइप के बॉर्डर्स होते हैं, वो आप उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसका साइज आपने थिक करना है, बॉर्डर का 1 की जगह इसको 3 पिक्सल कर दें, बॉर्डर का साइज इंक्रीज हो जाएगा जी। मोटे वाला बॉर्डर हो गया, थोड़ा सा सॉलिड हो गया और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी चीज पर आप टैग वाइज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर आगे आता है जी पैडिंग। पैडिंग क्या होता है, ये जो एक होता है मार्जिन, एक होता है, मार्जिन कहते हैं दो चीजों के दरमियान में गैप, पैडिंग कहते हैं उसकी जो बाउंड्री है उसके अंदर उसकी दीवारों से डिस्टेंस जो है वो उसकी पैडिंग है। तो मार्जिन आप दे सकते हैं उसके अंदर, और पैडिंग भी आप दे सकते हैं। जब आप पैडिंग कहते हैं 30 पिक्सल उसने ये ऐड की हुई है, मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा 40 पिक्सल, सेव करें, ब्राउजर में जाएं। अभी आप इन लाइन ऑफ सीज के अंदर टेक्स्ट का गैप देखें, और पैडिंग के स्पेलिंग गलत हैं जी, अब ठीक है। और अब आप इसका डिस्टेंस देखें, ऊपर नीचे टॉप राइट लेफ्ट से, तो ये पैडिंग होती है विद इन द बाउंड्री, अंदर से जो डिस्टेंस आपने देना होता है उसको आप पैडिंग का नाम देते हैं, ठीक है। और पैडिंग आप, ये इम्प्लीमेंट हो गया है। इसके बाद आप जो पैडिंग है उसके साथ आप मार्जिन भी दे सकते हैं। मार्जिन आप देखें, अगर मैं ये पी के टैग पे इम्प्लीमेंट करता हूँ और इधर आप लिख दें जी बॉर्डर 2 पिक्सल डॉटेड ग्रीन, और मार्जिन आपने दे दिया जी 30 पिक्सल्स का। अब इसको आप अभी नोट करें कितना डिस्टेंस है, एक तो डिस्टेंस भी साइड से भी, और अब देखें आपकी इस लाइन से बीच में गैप नहीं है, राइट लेफ्ट अप एंड डाउन से गैप, ठीक है। पूरी बॉडी उसकी पूरी की पूरी बाउंड्री मूव हुई है, तो इसको आप बोलते हैं पैडिंग, मार्जिन बोलते हैं। मैं इसको ज्यादा करके दिखाता हूँ और अच्छा आपको नजर आएगा। 60 का आ गया, ऊपर से भी गैप है, लेफ्ट से भी गैप है, राइट से भी गैप है, आपने नोट नहीं किया, ठीक है। बॉटम से तो वैसे नहीं फील होता। और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मार्जिन इंप्लीमेंट हो गया।
अब आपने एक्सटर्नल CSS इसके अंदर लगाई और वो इस तरह से आप लिंक करते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस करते हैं। ये जो इनलाइन होता है उसके लिए आप स्टाइल का एट्रीब्यूट डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम इसके अंदर बैकग्राउंड कलर चीजों का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये नॉर्मल चीजों के ऊपर आप स्टाइल के एट्रीब्यूट के साथ आप ये ऐड कर रहे हैं, फॉन्ट्स है, टेक्स्ट का साइज है, ये सारा कुछ हमने ये चेंज किया है, ठीक है। टेक्स्ट की अलाइनमेंट होती है, राइट लेफ्ट सेंटर्ड 3 होते हैं जी। मैंने ये 3 पैराग्राफ कॉपी किए, इधर पहले आप इसको चेक कर लें, 3 पैराग्राफ आ गई। मैं इनके इंटरनल में जाता हूँ, स्टाइल टेक्स्ट डैश अलाइन राइट, इसको पूरे को कॉपी करें, सब में पेस्ट करें, ये आ गया सेंटर और ये आ गया लेफ्ट। सेव किया, रिफ्रेश करें, टेक्स्ट देखें, ये लेफ्ट वाला लेफ्ट पे रहा, राइट वाला राइट पे चला गया, सेंटर वाला सेंटर पे आ गया। तो इस तरह आप टेक्स्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। आप उसके अंदर अपना पोजीशन बताते हैं, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम, उसके हिसाब से वो चीज मूव होती है। फिर HTML के टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आप किस तरह से करते हैं, डायरेक्टली आप उसको टैग्स के साथ चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। मसलन आप टेक्स्ट को डायरेक्टली बोल्ड, अब ये नॉर्मल टेक्स्ट है, मैं इस वाले टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं जाऊंगा उसके टैग के साथ, जो मैंने टेक्स्ट उसका लिखा हुआ है इसके शुरू में मैं जाऊंगा और बी का टैग दूंगा। अब मैं HTML के साथ इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, आप इसको CSS से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये बोल्ड के टैग के अंदर चीज आई है, सेव हुआ है, रिफ्रेश जाके कर रहे हैं, ये वाला टेक्स्ट देखें मोटा हो गया, बोल्ड हो गया, ये नॉर्मल है। तो इस तरह से आप चीजों को बोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पास क्या टैग है, इटैलिक, आप चीज को टेढ़ा कर सकते हैं। ये इटैलिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आपके पास फंक्शनैलिटी होती है, आप इस टेक्स्ट को अपने को इटैलिक बना सकते हैं जी। आप पावर में लाना चाहते हैं, बेस को बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, पावर को बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो बेस के लिए सब का होता है, ठीक है, और पावर के लिए सुपर का SUP का टैग होता है। तो ये देखिए, मैं दिस इज के बाद बेस में इसको लाया, तो इसके लिए मैंने इस वाले टेक्स्ट को SUB के अंदर डाल दिया। ये वाले टेक्स्ट को मैंने पावर में लेके जाना, मैंने इसको सुपरस्क्रिप्ट SUP में डाल दिया। अब मैं वैसे ही लिखता हूँ, इधर एक पैराग्राफ मैंने लिखा और मैं नॉर्मल एक पैराग्राफ है, जो पैराग्राफ एंड हुआ है, मैं X2 लिख रहा हूँ, 3 बार इसको सेव किया, इधर रिफ्रेश करेंगे, नीचे आपको X2 नजर आ रहा है, ठीक है। पैराग्राफ की चूंकि हमने CSS लिखी हुई थी, ये इस तरह से बन रहा है। और मैं थोड़ा सा इसको साइज बढ़ा के आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ, फॉन्ट साइज, ये रिफ्रेश हुई चीज। अब ये X2 आपको नजर आ रहा है। इसके ऊपर हम 3 तरह के टैग इम्प्लीमेंट 2 तरह के करने जा रहे हैं। इसको मैं ले रहा हूँ S, ये जो 2 है ना, SUP और SUP, इसका टैग आ गया, इसी को मैं कॉपी करके बल्कि नीचे वैसे ले आते हैं, इसके नीचे SUB 2 के साथ, बाकी किसी को नहीं छेड़ा आपने, SUP सुपरस्क्रिप्ट और ये सबस्क्रिप्ट, इसको जाके रिफ्रेश करें, आपकी ये चीज देखें, इसकी पावर बन गई, इसकी चीज बेस बन गई। तो इस तरह से आप पावर और बेस में चीजों को कन्वर्ट करते हैं, और इसके लिए हम टैग्स को यूज करते हैं, इन टैग्स की हम हेल्प लेते हैं। इस तरह से आप चीज को बोल्ड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ये भी बोल्ड होता है, इटैलिक एम्फसाइज टेक्स्ट ये भी इटैलिक टेढ़ा होता है, मार्क आप उसको कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू जो होता है कि आप डिलीट करते हैं चीज के ऊपर लाइन लगा देते हैं कट करने के लिए। फिर स्मॉल डेल इंस्टेंस, तो अब ये आपका काम है जी, 1 बाय 1 इनको सर्च करें। और वैसे मैंने इधर भी बता दिया, लेकिन इसको गूगल से आप सर्च भी कर सकते हैं। आपने बी के टैग से उसको बोल्ड किया है, और स्ट्रॉन्ग के साथ भी आप उसको बोल्ड कर सकते हैं। ये आपका देखें, हुसैन साजिद वाले ये सेकंड लाइन के ऊपर बी का टैग है, ये आपके पास बोल्ड हुआ हुआ है। फिर आखिरी लाइन में स्ट्रॉन्ग का टैग है, ये भी बोल्ड हुआ हुआ है।
आई और एम्फसाइज एक ही काम करते हैं जी। ये सेकंड लाइन पे आई का टैग है और आखिरी लाइन पे em का टैग है, दोनों ही इटैलिक हुए हैं। फिर स्मॉल है और एक मार्क है, मार्क उसको हाईलाइट भी करता है, ठीक है। और किसी चीज को हाईलाइट करना है उसको मार्क के टैग में डाल दें, और बाय डिफॉल्ट वो उसका बैकग्राउंड येलो होता है और वो हाईलाइटेड होता है। टेक्स्ट स्मॉल करेंगे उसका टेक्स्ट थोड़ा सा नॉर्मल टेक्स्ट से छोटा नजर आएगा। अब आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ का नॉर्मल टेक्स्ट था, ये वाला जो है स्मॉल के टैग के अंदर है, इसलिए ये भी पैराग्राफ है लेकिन ये उससे थोड़ा सा स्मॉल हो गया है। फिर आप डेल का वर्ड कीवर्ड यूज करते हैं, टैग जो है डेल का जो टैग है ये उस चीज को स्ट्राइक थ्रू करता है, यानी उसके ऊपर लाइन लगा देता है। आप कटिंग करते हैं तो आप चीज के ऊपर लाइन लगा देते हैं, तो कहीं पर भी आप टेक्स्ट को लाइन लगाना चाहते हैं आप DEL के टैग में उसको लिखेंगे। आप किसी चीज को अंडरलाइन करना चाहते हैं INS इंसर्ट का टैग आप यूज करते हैं जी। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ये था हमारा, कुछ हद तक हमने CSS को देखा है, बाकी हम इसके बारे में फर्दर अगली वीडियोस के अंदर जानते रहेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।